तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पे हम लोग अपने 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम कवर कर चुके हैं। बेटा, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो बगैर समय को वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास का अपने नोट्स के अनुसार टॉपिक नंबर 4 कि अंग्रेजों के टाइम पे इंडिपेंडेंस के समय भारत का फॉरेन ट्रेड सेक्टर, भारत का विदेशी व्यापार सेक्टर कैसा था। एक बात बताओ, सबसे पहले क्या आप लोग जानते हो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? तो फॉरेन ट्रेड का सिंपल सिंपल मतलब होता है एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, बेटा उसी को फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। और इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि अंग्रेजों के टाइम पर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो मैं आपको बता दूं कि भाई भारत का जो विदेशी व्यापार था वो प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से ही काफी अच्छा था। भारत एक काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था, व्यापार करने वाला देश था। क्योंकि आपको पता है, लास्ट क्लास मैंने बताया था कि हम अपने हाथों से इतनी सुंदर सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी वस्तुएं बनाते थे कि हम उसको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे। दूसरे देश के लोग भारत की कारीगरी की तारीफ करते थे और हमारे देश से बहुत सारी वस्तुएं परचेज करते थे। तो प्राचीन काल से ही, मतलब बहुत पुराने समय से ही, अंग्रेजों से आने के पहले से ही हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन, व्यापार करने वाले देश रहे हैं। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए और अपनी पॉलिसी लाए, तो अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से हमारे देश का फॉरेन ट्रेड भी व्यापार हो गया। अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर बर्बाद किया, अंग्रेजों ने इंडस्ट्री बर्बाद करी और अंग्रेजों ने हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर भी बर्बाद कर दिया। क्या बोलता है द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी? बच्चों, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का मतलब है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, और मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो रोक टोक। तो अंग्रेज जो रोक टोक वाली पॉलिसी लाए थे कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, मतलब हमें कोई फ्रीडम थी ही नहीं। अंग्रेजों ने हमारी हर एक चीज पे रोक टोक लगा रखी थी, हमें कोई फ्रीडम, हमें कोई आजादी नहीं थी। तो अंग्रेजों की जो रोक टोक वाली पॉलिसी थी कि हमें को जो प्रोडक्शन करना है उस पर रोक टोक, ठीक है, व्यापार करना है उस पर रोक टोक, टैरिफ, टैरिफ माने आप जानते हो टैक्स, टैक्सेशन भी अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते थे कि किस पर टैक्स देना है, किस पर टैक्स नहीं देना। तो अंग्रेज टैक्सेशन वाली, व्यापार वाली, ये प्रोडक्शन वाली जो भी पॉलिसी लेकर आए थे भारत में, इन्हीं पॉलिसी से जो भी परस्यू की थी, परस्यू मीन्स आपको पता है क्या करना, लागू करना। तो अंग्रेजों ने जो भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लागू करी थी अंग्रेज सरकार ने, बेटा उसने हमारे फॉरेन ट्रेड को, इंडिया के फॉरेन ट्रेड को काफी एडवर्सली अफेक्ट किया था। एडवर्सली का मतलब होता है काफी नेगेटिवली अफेक्ट किया था, काफी बुरे तरीके से प्रभावित किया था। पेपर में एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है कौन सी पॉलिसी थी प्रोडक्शन की, ट्रेड की, टैरिफ की, जिससे हमारा फॉरेन ट्रेड बर्बाद हुआ था। तो आप बोलेंगे अंग्रेजों की जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, इसी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की वजह से जो हमारा ट्रेड है, जो हमारा व्यापार है, वो एडवर्सली इंपैक्ट हुआ था। अब हुआ क्या क्या था, क्या क्या कंसिक्वेंस आए इन पॉलिसीज की वजह से, आइए उन कंसिक्वेंसेस को, उन परिणामों को समझते हैं। तो देखो भाई, 3 कंसिक्वेंस थे जो कि मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगा। ये डायग्राम आजादी के समय हमारे फॉरेन ट्रेड को, विदेशी व्यापार को समझाना चाह रहा है और मैं ट्राई करूंगा मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको पूरा का पूरा कंसिक्वेंस समझा दूं। देखो, एक तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि फॉरेन ट्रेड के चलते इंडिया क्या बन गया था। तो आप देख पा रहे हो ये बहुत सारी की सारी, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो सारा का सारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। ये कॉटन है, ये इंडिगो है, ठीक है, ये भी कुछ है, हाँ पता नहीं मुझे क्या है। तो ये सारा का सारा क्या है जी, रॉ मटेरियल है। और आप देख पा रहे हो इस रॉ मटेरियल को, आपको पता है लास्ट क्लास पढ़ाया था कि हम कच्चे माल को केवल एक्सपोर्ट करते थे। तो हमारे फॉरेन ट्रेड का सबसे पहला प्रभाव यह था कि हम कच्चे माल के, आप देख पा रहे हो, एक्सपोर्टर बन गए थे। बट आप दूसरी साइड देखो तो बने हुए कपड़े हैं,
ये क्या है जी, बने हुए कपड़े हैं जो कि बाहर से आए हैं। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला परिणाम ये था, हम कच्चे माल के एक्सपोर्टर थे, कॉटन, जूट, इंडिगो एक्सपोर्ट करते थे और हम फिनिश गुड्स को, इन कपड़ों को इंपोर्ट करते थे। तो पहला इंपैक्ट ये पड़ा। अच्छा, इस पिक्चर में मैं एक बात और देख पा रहा हूं कि फ्लैग्स देखो, फ्लैग्स, ये ब्रिटेन का फ्लैग है, ये श्रीलंका का फ्लैग है, ये चाइना का फ्लैग है और ये ईरान का फ्लैग है। तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता था, जो हमारा विदेशी व्यापार होता था, वो चीन के साथ होता था, वो श्रीलंका के साथ होता था, वो ब्रिटेन के साथ होता था और वो ईरान के साथ होता था। और अगर आप एक बात और नोटिस कर पा रहे हो, तो जो ब्रिटेन का शिप है, देखो ना, ये जो ब्रिटेन का शिप है, ये शिप सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा माल भी इसी शिप पर लोड है। तो मैं शायद ये भी समझ पा रहा हूं कि जो हमारा व्यापार होता था, वो सबसे ज्यादा ब्रिटेन के साथ में होता था। बाकी देखो, बाकी देश के शिप इतने बड़े बड़े नहीं है, उसका तो शिप ही छुपा हुआ है, बट सबसे बीच में सबसे बड़ा शिप किसका है? ब्रिटेन का है। इसका मतलब हमारा सबसे ज्यादा व्यापार ब्रिटेन के साथ होता था। उसके बाद मेरे को एक चीज और देखने को मिल रही है कि ये अंग्रेजी अफसर खड़े हैं, ये अंग्रेज सरकार खड़ी है और देखो यहाँ पे बहुत सारा पैसा है। इसका मतलब ये है कि हम जब व्यापार करते थे तो व्यापार करके हम बहुत सारा पैसा भी कमाते थे। हम दूसरे देश को माल बेचते थे तो बहुत सारा पैसा आता था। लेकिन मेरे को लगता तो नहीं है कि ये पैसा इंडिया की डेवलपमेंट के लिए यूज किया होगा। क्या अंग्रेज इतने अच्छे थे कि हम जो भी एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते थे, क्या अंग्रेज वास्तविकता में इतने अच्छे थे कि वो इस पैसे का यूज भारत के डेवलपमेंट के लिए करेंगे? जी नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि विदेशी व्यापार में हम काफी सारा पैसा कमाते थे। तो मैंने तीन चार बातें बोली कि पहला, इंडिया बन गया कच्चा माल का एक्सपोर्टर, इंडिया बन गया फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। इंडिया का जो ट्रेड था वो मोस्टली चार देश के साथ था, श्रीलंका, चाइना, ब्रिटेन और ईरान। और सबसे ज्यादा व्यापार तो मुझे लग रहा है ब्रिटेन के साथ था और ब्रिटेन के साथ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो सबसे ज्यादा कच्चा माल तो अपने देश में, अपनी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में भेजेंगे ना, तो सबसे ज्यादा व्यापार हमारा ब्रिटेन के साथ ही होता था। और हम देख पा रहे हैं कि हमको व्यापार से काफी पैसा भी मिलता था। तो यही सारी बात मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या पड़ा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि आजादी के समय या अंग्रेजों के टाइम पे भारत का फॉरेन ट्रेड सेक्टर या विदेशी व्यापार कैसा था। तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे सामने बच्चों निकल के आया, वो ये निकल के आया कि इंडिया क्या बन गया जी, इंडिया बन गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जो हमारा इंडिया था वो कच्चे माल को एक्सपोर्ट करता था और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करता था। तो फॉरेन ट्रेड में हमारे हालात यही थे। क्या बोलता है, याद है आपको? बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये लास्ट क्लास पढ़ाया था, अंग्रेजों की टैक्सेशन वाली पॉलिसी। तो अंग्रेजों की जो टैक्सेशन वाली पॉलिसी थी, जो टैरिफ वाली पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी की वजह से इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। बच्चों, प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो प्राइमरी सेक्टर से मिले। और प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से मिलने वाले प्रोडक्ट, मतलब अल्टीमेटली इन शॉर्ट कच्चे माल की बात हो रही है, बिकॉज एग्रीकल्चर से कच्चा माल मिलता है, बना माल नहीं मिलता। एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? रॉ मटेरियल। तो यहाँ क्या बोला गया है कि इंडिया क्या बन गया था? इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट का, प्राथमिक वस्तुओं का बोले तो इंडिया कच्चे माल का एक्सपोर्टर बन गया था, जैसे कि सिल्क का, कॉटन का, वूल का, शुगर का, इंडिगो का, टी, चाय का, एक्सेट्रा का। और दूसरा, इंडिया क्या बन गया था? इंपोर्टर। और किसका इंपोर्टर? फिनिश गुड्स, फिनिश कंज्यूमर गुड्स। और फिनिश कंज्यूमर गुड्स कहां बनती थी? ब्रिटेन की फैक्ट्री में बनती थी। हम ब्रिटेन की फैक्ट्री से माल इंपोर्ट करते थे, जैसे कि हमने कॉटन भेजा तो हमें कॉटन के कपड़े मिलेंगे, हमें ऊन के कपड़े मिलेंगे, हमें सिल्क के कपड़े मिलेंगे। इसके अलावा हम छोटी मोटी कैपिटल गुड्स, जैसे कि छोटी मोटी मशीनरी या टूल्स की मेरे को नीड है, कि मेरे को हथौड़ी की नीड है या छोटे मोटे टूल्स की नीड है या छोटी मोटी मान लो मेरे को मशीन की नीड है, तो वो छोटी मोटी मशीनें भी हम इन कपड़ों के साथ साथ ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे। तो हम क्या बन गए थे? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। और किन किन वस्तु का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और क्या इंपैक्ट पड़ा? तो सेकंड इंपैक्ट क्या पड़ा
कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, उस फॉरेन ट्रेड पर अंग्रेज सरकार ने अपना मोनोपोली कंट्रोल स्थापित कर लिया था। जी, मोनोपोली कंट्रोल स्थापित करने का तात्पर्य यह निकल के आता है कि अंग्रेज सरकार ही अब इंडिया का सारा फॉरेन ट्रेड अपने हाथों में ले चुकी थी। मोनोपोली का बच्चों मतलब होता है जब पावर किसी एक के हाथ में होती है। ठीक है, मैंने बोला पावर इन वन हैंड। जब पावर किसी एक के हाथ में होती है उसको बोलते हैं मोनोपोली। और हमारी फॉरेन ट्रेड की अब सारी की सारी पावर ब्रिटेन सरकार के पास थी। इंडिया का फॉरेन ट्रेड अब ब्रिटेन सरकार अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करती थी। लिखा हुआ है कि अंग्रेज सरकार ने इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर मोनोपोली कंट्रोल मेंटेन कर लिया था। और इसके चलते क्या हुआ था? इसके चलते ये हुआ था कि इंडिया का 50% से ज्यादा व्यापार तो ब्रिटेन के साथ होता था। मतलब इंडिया जो भी कच्चा माल उगाएगी, कुछ भी उगाएगी, 50% से ज्यादा तो ब्रिटेन को बेचेंगे। वही लिखा है कि मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन, कि 50% से ज्यादा व्यापार ब्रिटेन या इंग्लैंड के साथ होता था। और ब्रिटेन की सप्लाई पूरी करने के बाद जब कुछ माल बच जाता था कि ब्रिटेन को बेच दिया, वहां पे माल की पूर्ति हो गई, वहां पे माल कम नहीं पड़ा। ठीक है, अब इंडिया में जो माल बच जाता था फिर हम उस बचे माल को चाइना के साथ, ईरान के साथ या श्रीलंका के साथ व्यापार करते थे। तो रेस्ट बचा माल जो है बाकी इन 3 देशों के साथ व्यापार किया जाता था। वही बोल रहा है वाइल, जबकि जो माल बचता था वो हमें अलाउ कर रखा था कि हम वो जो व्यापार है कुछ अदर कंट्रीज जैसे कि चाइना के साथ व्यापार कर सकते हैं। श्रीलंका को उस टाइम पर सीलोन कहते थे, तो सीलोन के साथ व्यापार कर सकते हैं हम। पर्शिया, उसको ईरान बोलते थे, हम ईरान के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो हम जो है 50% से अधिक व्यापार तो ब्रिटेन के साथ था, लेकिन उसके बाद जो बचता था वो व्यापार हम बाकी देश के साथ करते थे। आगे बोलता है ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड था ब्रिटेन के साथ, ये फॉरेन ट्रेड, ये जो ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने हमारे इंडिया पर पूरा विदेशी व्यापार कंट्रोल कर रखा था, ये विदेशी व्यापार और बढ़ गया, ये विदेशी व्यापार और एक्सपेंड हो गया। कब ये हुआ? जब 1869 में, क्या बोला मैंने? जब 1869 में सुएज कैनाल की ओपनिंग हुई। अब ये सुएज कैनाल क्या है इसको मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाने जाऊंगा। अभी बस आप ये समझ लो कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था, जो ब्रिटेन ने कंट्रोल कर रखा था, वो विदेशी व्यापार अब और एक्सपेंड हो गया था, विदेशी व्यापार अब और ज्यादा हो रहा था। और उसका रीजन ये था 1869 में ओपन होने वाला सुएज कैनाल। थोड़ा समय देना, 5-10 मिनट बाद सुएज कैनाल के टॉपिक पे ही हम आने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट हमने ये देखा। और देखो ये सारी की सारी बात आपको पिक्चर में शो हो रही थी। कच्चे माल के एक्सपोर्टर, फिनिश गुड्स के इंपोर्टर, हम इन सब के साथ व्यापार करते थे। ये 4 फ्लैग है, मोस्टली व्यापार ब्रिटेन के साथ होता था। ये सारी बात आपको पिक्चर में शो हो रही थी। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो तीसरा पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट क्या है? सबसे मेन पॉइंट यह है बच्चों, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भारतीय संपत्ति का निष्कासन। इसका मतलब बच्चों यह निकल के आता है कि अंग्रेजों के टाइम पे हम जो भी पैसा कमाते थे वो पैसा सारा ड्रेन हो जाता था। बच्चों ड्रेन का मतलब होता है, आप समझते हो, ड्रेन का मतलब होता है बहना। हाँ भाई, ड्रेन मीन्स क्या होता है जी? ड्रेन का मतलब होता है बहना। तो जितना भी हम पैसा कमाते थे वो सारा पैसा हमारा बह जाता था। हमारे कभी इंडिया के डेवलपमेंट में वो पैसा कभी भी इंडिया के विकास में काम ही नहीं आया। जरा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो भाई, आपको पता है हम बहुत सारा कच्चा माल बना बना के बेचते थे, बहुत सारा कच्चा माल प्रोड्यूस करते थे। इतना सारा कच्चा माल बनाने की वजह से हमको विदेशी व्यापार में इंडिया को प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट कब होता है जी? विदेशी व्यापार में याद रखना, प्रॉफिट तब होता है जब एक देश का एक्सपोर्ट होता है ज्यादा और उस देश का जो इंपोर्ट होता है कम। और उस समय कुछ ऐसा ही होता था, भारत का एक्सपोर्ट था ज्यादा, बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल बना बना के बाहर भेजते थे, जबकि बाहर से हम इंपोर्ट थोड़ा कम ही करते थे, बिकॉज हम पे इतना पैसा भी नहीं होता था हम बाहर से इंपोर्ट कर सके। तो हमारा एक्सपोर्ट था ज्यादा, इंपोर्ट था कम। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, जब माल
बेचते हैं तो पैसा आता है। तो इट मीन्स जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास पैसा आएगा ज्यादा। और जब हम इंपोर्ट करते हैं, माल खरीदते हैं, तो पैसा जाएगा। तो इंपोर्ट का मतलब क्या है, पैसे का जाना। तो हमारे पास एक्सपोर्ट था ज्यादा, इंपोर्ट था कम। इट मीन पैसा ज्यादा आता था और पैसा जाता कम था। इट मीन्स कमाएंगे ज्यादा, पैसा आएगा ज्यादा और उड़ाएंगे कम, जिसकी वजह से हमें विदेशी प्रॉफिट, विदेशी व्यापार में, फॉरेन ट्रेड में प्रॉफिट होता था। हम इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट बोल लो, या फिर आप चाहो तो इस प्रॉफिट को एक्सपोर्ट सरप्लस भी बोल सकते हो, और या फिर आप चाहो तो इसी को ट्रेड सरप्लस। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, और सरप्लस माने फायदा। सरप्लस की हिंदी क्या होती है जी, फायदा। तो या तो आप इसको बोल दो ट्रेड सरप्लस, व्यापार में फायदा, आप इसको बोल लो एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट में फायदा। तो उस समय इंडिया को एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, व्यापार में फायदा होता था। क्या बोलता है जी, अंग्रेजों के शासन के समय इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो ज्यादा था, किससे, इंडिया के इंपोर्ट से, जिसकी वजह से हमें सरप्लस होता था। अब आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे, और भाई बढ़िया बात है, मजा आ गया, इंडिया का तो बेनिफिट हो रहा है, इंडिया का तो सरप्लस हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो हमको सरप्लस होता था, ये सरप्लस हमको फ्री में नहीं होता था, इसके लिए हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है। जरा एक बार समझते हैं वापस यहाँ पे आके। अब देखो जरा, हाँ भाई, अब देखो जरा, मैं ये बोल रहा हूं, हमको जो सरप्लस होता था, थोड़ा यहाँ लगता हूं मैं, हाँ जी, हमको जो सरप्लस होता था बेटा फ्री में नहीं होता था। इस सरप्लस के पीछे हमने भारी कीमत चुकाई है, और वो भारी कीमत क्या है समझो। एक तो आप आधे बच्चों को माइंड में, ओ बढ़िया भैया प्रॉफिट हो रहा है, मजा आ रहा है, सरप्लस हो रहा है, तो और क्या चाहिए इंडिया को, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं। अरे बुड़बक भैया, इस प्रॉफिट के पीछे बहुत हमने सेक्रीफाइस किया है। वो सेक्रीफाइस क्या किया है, एक बात बताओ, ये प्रॉफिट क्यों हुआ, जब हमने एक्सपोर्ट किया, ये प्रॉफिट हुआ क्यों, तो ये प्रॉफिट भैया इसी वजह से हुआ क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट था ज्यादा। और हम किस चीज का एक्सपोर्ट करते थे, तो आपको पता है, हम कैश क्रॉप का एक्सपोर्ट करते थे। कैश क्रॉप मतलब कॉटन, जूट, इंडिगो। तो मतलब कैश क्रॉप ज्यादा उगाया था मैंने, तभी तो मैंने एक्सपोर्ट ज्यादा किया था। और अगर एक देश कैश क्रॉप ज्यादा उगा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब बन रहा है कि उस देश के अधिकतर किसान अगर कैश क्रॉप ज्यादा उगा रहे हैं, तो मतलब उस देश में फूड क्रॉप्स कम उग रहा है, क्योंकि सभी किसान कहाँ पे लग गए, कैश क्रॉप में लग गए, कॉटन में, जूट में, इंडिगो में। तो इसका मतलब है उस देश में फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम है, मतलब कि उस देश में अनाज का प्रोडक्शन कम है, उस देश में राइस का प्रोडक्शन कम है, उस देश में पल्सेस, दाल का प्रोडक्शन कम है। बिकॉज सब के सब क्या कर रहे हैं, कैश क्रॉप उगा रहे हैं, कॉटन, जूट, इंडिगो उगा रहे हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उस प्रॉफिट के चक्कर में देश में फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो रहा है, देश में खाने की जो वस्तु है, अनाज है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। और खाने की वस्तु और अनाज का प्रोडक्शन कम होगा तो देश में क्या बढ़ेंगे, ये देश में बढ़ेंगे फूड क्राइसिस, खाने की संकट पैदा होंगे, देश में आवश्यक वस्तु नहीं होगी। बिकॉज सब लोग तो अंग्रेजों के लिए चले गए, सब लोग तो वो वस्तु बना रहे हैं जो अंग्रेजों को चाहिए, तो देश में खाना कौन बनाएगा। तो हमने इस एक्सपोर्ट सरप्लस के पीछे भुखमरी झेली है, हमने इस एक्सपोर्ट सरप्लस के पीछे खाने के संकट झेले हैं, हमने इस एक्सपोर्ट सरप्लस के पीछे फूड क्राइसिस देखे हैं। समझ में आ गया। तो वही बात यहां बोली गई है कि ये जो हमको सरप्लस मतलब ये जो हमको प्रॉफिट या फिर फायदा होता था, वो फायदा मिला है, केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द इंडियन पीपल। इस प्रॉफिट के लिए जो हम एक्सपोर्ट सरप्लस में ये प्रॉफिट कमाते हैं, तो इस प्रॉफिट के लिए हम इंडियंस ने काफी ह्यूज कॉस्ट, काफी भारी कीमत चुकाई है। जैसे कि जो आवश्यक वस्तु है देश में, फूड ग्रेन्स, अनाज है, कपड़े, क्लॉथिंग, बिकॉज देश में इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई थी और हम सारे कैश क्रॉप उगा रहे थे, तो फूड ग्रेन है, कपड़े है, कैरोसिन, मिट्टी का तेल है, एक्सेट्रा, वर इन शॉर्ट सप्लाई। देश में इनकी सप्लाई कम हो गई थी, देश में इनकी सप्लाई का बच्चों मतलब है प्रोडक्शन।
कि देश में इनका प्रोडक्शन कम हो गया था, देश में इनकी पूर्ति कम हो गई थी। और भाई मिट्टी का तेल, कपड़े, अनाज तो देश के लोगों के लिए काफी आवश्यक वस्तु है ना। अगर घर में मिट्टी का तेल नहीं होगा तो भाई चूल्हा किस प्रकार जलेगा। अगर घर में अनाज नहीं होगा तो खाएंगे क्या, कपड़े नहीं होंगे तो पहनेंगे क्या। लेकिन इन सब का प्रोडक्शन देश में कम हो गया था बिकॉज सारे के सारे देश में कैश क्रॉप उगाने में लग गए थे। तो उस प्रॉफिट के पीछे हमने काफी भारी कीमत भी चुकाई है। बोलता है दिस कॉज स्कार्सिटी एंड हार्डशिप फॉर ऑर्डिनरी पीपल। आम जनता के लिए वस्तुओं की कमी हो गई थी। स्कार्सिटी माने क्या होता है, कमी होना, एंड हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयों का सामना करना, और आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब आगे बोला गया है कि एक बात बताओ, नॉर्मली अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं और हमें उसमें ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस का बच्चों मतलब वही होता है, लिखा है ट्रेड सरप्लस प्रॉफिट, कि अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं और अगर हमें उसमें ट्रेड सरप्लस है, प्रॉफिट है, मुनाफा है, तो भाई बदले में हमको पैसा मिलेगा ना प्रॉफिट के नाम पे। हमें सोने के सिक्के मिलने चाहिए, हमें सिल्वर मिलना चाहिए, या हमें फॉरेन करेंसी, अरे कुछ तो पेमेंट में मिलना चाहिए। अगर विदेशी व्यापार में हमने प्रॉफिट कमाया है तो कुछ तो मिलेगा। लेकिन सेकंड समस्या वही तो थी कि इंडिया को इस प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी 1 रुपया नहीं मिलता था। मतलब इंडिया को तो मिलता था बट उन किसानों को नहीं मिलता था। ये सारा पैसा अंग्रेज सरकार द्वारा ही अपनी जेब में रख लिया जाता था। तो ट्रेड सरप्लस में गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन करेंसी एक देश में आती है, अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो पैसा आएगा, पेमेंट आएगी। लेकिन इंडिया गॉट नथिंग, हमें कुछ नहीं मिला। ये जो भी सरप्लस होता था, सोने के सिक्के के रूप में, चांदी के सिक्के के रूप में, या फॉरेन करेंसी के रूप में, ये जो भी सरप्लस होता था, इसका यूज कभी भी इंडिया के बेनिफिट के लिए किया ही नहीं गया। इसका यूज कभी भी इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं हुआ। हम जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस से पैसा कमाते थे, उनका यूज अंग्रेज 3 जगह करते थे। और वो लिखे हैं 3 पॉइंट कि अंग्रेज इसका यूज है बच्चों 3 जगह करते थे। इन तीनों पॉइंट को पहले मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाता हूं। देखो भाई, तो 1, 2, 3, इन 3 जगह हमारे पैसों का यूज होता था। सबसे पहला क्या है जी, ये अंग्रेजों के बड़े बड़े ऑफिस है और यहाँ पे सारे अंग्रेजी लोग काम कर रहे हैं। अब इंडिया में जब अंग्रेज इतने समय से है तो अपने ऑफिस मेंटेन करेंगे, अपनी संस्थाएं मेंटेन करेंगे। तो उनके ऑफिस में, संस्थाओं में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इनको सैलरी पे करनी पड़ेगी। इनका देखो, ये चाय वाला, चाय पानी वाला खर्चा, हाथ में पेपर है, इंक है, स्टेशनरी वाला खर्चा, इतने सब लोग काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी पे करना। ठीक है, ये अंग्रेजों का ऑफिस है। तो एक बात बताओ, इनकी सैलरी पे करने के लिए पेमेंट कहां से आएगी? तो वही वाली बात, हम जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस यूज करते थे, इसका यूज जो है 3 जगह होता था। सबसे पहला, अंग्रेजों ने भारत में जो अपने ऑफिस मेंटेन कर रखे थे, उन ऑफिस के जो खर्चे होते थे, वो खर्चा हमारा ही एक्सपोर्ट सरप्लस से पूरा होता था। उसके बाद सेकंड बोलता है, दूसरा, अंग्रेज उस समय जो भी युद्ध लड़ते थे, भाई ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों ने कई देशों पर कब्जा कर रखा था, तो आपस में युद्ध भी होते थे। तो उस समय अंग्रेज जो भी युद्ध लड़ते थे, तो युद्ध होगा तो भाई खर्चा भी होगा। ठीक है, गोला बारूद आएगा, लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो युद्ध होगा तो युद्ध में जो भी खर्चा होगा, उस खर्चे की पेमेंट भी हमारे ही इस एक्सपोर्ट सरप्लस से होती थी। तो अंग्रेज जो भी वॉर लड़ते थे, वॉर वाला खर्चा भी अंग्रेजों को हम ही देते थे, हमारे ही पैसों से अंग्रेज सारा का सारा युद्ध लड़ते थे। इसके अलावा अंग्रेज इंडिया में काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज उनको ब्रिटेन से मंगानी पड़ती थी, जो शिप के माध्यम से आती थी। तो अंग्रेज जो भी सर्विस बाहर से मंगाते थे, फॉर एग्जाम्पल शिपिंग सर्विस के माध्यम से बहुत सारा माल आया, अंग्रेज जो भी सर्विस बाहर से ब्रिटेन से इंडिया में मंगाते थे, तो उस सर्विस के ऊपर जो भी खर्चा होता था, वो सर्विस वाला खर्चा भी हमारे ही पैसों से दिया जाता था। और याद रखो, सर्विस को बच्चों हम लोग इनविजिबल आइटम्स भी कहते हैं। ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा मैक्रो के अंदर कि सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिबल आइटम्स कहते हैं। तो इन 3 जगहों पर हमारा खर्चा होता था और इस कंसेप्ट को दादा भाई नौरोजी हमारे ही है, तो दादा भाई नौरोजी ने इस कंसेप्ट को नाम दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि आपके टॉपिक का नाम भी है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। और इस टॉपिक को देने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी।
जिन्होंने इसका नाम दिया था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, मतलब भारत के पैसे का बह जाना। आप खुद देखो, ये दादा भाई नौरोजी है, ये लिखा है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, और देखो हमारा पैसा उड़ रहा है। उड़ने का मतलब है हमारा पैसा जा रहा है, हमारा पैसा बह रहा है, हम इंडियंस के काम ही नहीं आ रहा, तो इसको बोला ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। चलिए देखो एक बार क्या लिखा है। तो अंग्रेज इस पैसे का यूज 3 जगह करते थे। सबसे पहला अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का बच्चों मतलब होता है अंग्रेजों ने इंडिया में जो भी ऑफिस मेंटेन कर रखे थे, उन ऑफिस में जो भी खर्चे होते थे उसके पेमेंट यहां से होती थी। दूसरा, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेज सरकार जो भी वॉर लड़ती थी उस वॉर में जो भी खर्चा होता था वो भी हमारे पास से ही पे किया जाएगा। और तीसरा, टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम। अंग्रेज सरकार बाहर से, ब्रिटेन से जो भी सर्विस मंगाती थी उस सर्विस का पैसा भी हमारे पास से जाता था। ऑल दीज, इन तीनों की वजह से ही हमारा काफी ज्यादा जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो ड्रेन हुआ। ड्रेन मतलब होता है बह जाना, बर्बाद हो जाना। इंडिया का काफी ज्यादा पैसा ड्रेन हुआ, काफी ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ, और दादा भाई नौरोजी ने इसको क्या नाम दिया? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, भारतीय संपत्ति का निष्कासन। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो इसमें केवल 3 ही पॉइंट थे कि पेपर में क्वेश्चन, अभी हम बात करते हैं इसकी। हाँ जी, इसमें केवल 3 ही पॉइंट थे कि पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि आजादी के टाइम पे भारत का इंडस्ट्रियल, सॉरी, फॉरेन ट्रेड सेक्टर कैसा था। तो आपको 3 ही बात बोलनी है। सबसे पहला, इंडिया क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। दूसरा, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर अंग्रेजों का मोनोपोली कंट्रोल था। और तीसरा, इंडिया की जो वेल्थ है उसका ड्रेन हो रहा था, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हो रहा था। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलिए, अब इसी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब एक नए टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड सेक्टर। ये मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं, मैं इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन है कि हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर का डायरेक्शन क्या था आजादी के टाइम पे, अंग्रेजों का समय, और वॉल्यूम क्या था। अब भैया फॉरेन ट्रेड सेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक बार जरा बताओ। तो इससे पहले समझो ये कुछ बेसिक टर्म्स। देखो बेटा, फॉरेन ट्रेड में, विदेशी व्यापार में 3 बेसिक टर्म्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसका मतलब होता है कि एक देश किन किन देशों के साथ व्यापार कर रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, भाई ये क्या है जी? इंडिया। अब इंडिया किन किन देशों के साथ व्यापार कर रहा है, इट मींस किन किन दिशाओं में व्यापार कर रहा है, बेटा इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। मतलब व्यापार करने वाले देश कौन से हैं, ट्रेडिंग कंट्री कौन कौन सी है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। फिर उसके बाद बच्चों आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कि हम जो व्यापार कर रहे हैं बाकी देशों के साथ, हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं, हम जिस भी गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब हम कितनी मात्रा का व्यापार कर रहे हैं, कितने रुपए का व्यापार कर रहे हैं। अगर मेरा मात्रा ज्यादा है, रुपीस ज्यादा है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा है। इसका हिंदी मतलब है व्यापार का आकार, कि व्यापार का आकार कैसा है। जितने ज्यादा रुपए का व्यापार, इट मीन्स उतना ज्यादा व्यापार का वॉल्यूम है, आकार है। तो ये शो करता है हम कितनी क्वांटिटी का या कितने रुपए का, रुपीस बोल लो, या फिर कितने डॉलर का हम व्यापार कर, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। और फिर एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड। यहां बात होती है हम जो भी व्यापार कर रहे हैं तो हम किस प्रकार की वस्तुओं का या किस प्रकार की सेवाओं का व्यापार कर रहे हैं। कि हम व्यापार कर रहे हैं कॉटन का, जूट का, इंडिगो का, ठीक है, कॉटन के कपड़े, जूट के कपड़े। तो हम जिन भी वस्तुओं का व्यापार करते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड। तो 3 बातें होती है। इसी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड को बच्चों हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड को हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। तो 3 बेसिक बातें थी। डायरेक्शन का मतलब किन किन देशों के साथ व्यापार हुआ, वॉल्यूम का मतलब कितने रोकड़े का, कितने अमाउंट का व्यापार हुआ, और कॉम्पोजिशन का मतलब किस किस प्रकार की गुड्स एंड सर्विस का व्यापार हुआ। अब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है कि आजादी के समय जो हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर था उसका डायरेक्शन क्या था और उसका वॉल्यूम क्या था। मतलब हम किन किन देश के साथ व्यापार करते थे और हम
कितना रुपए का या कितनी मात्रा का व्यापार करते थे। ये रहा आपका क्वेश्चन, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो हमने आंसर लिखा, क्या बोला, वही वाली बात कि जो अंग्रेजों की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, रोक टोक वाली पॉलिसी, ठीक है, कि प्रोडक्शन पर रोक टोक, ट्रेड व्यापार पर रोक टोक, टैरिफ पर रोक टोक, तो अंग्रेजों ने जो भी अपनी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लागू की थी उससे हमारे डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पर, हमारे भारत के डायरेक्शन ऑफ ट्रेड पर कि डायरेक्शन क्या है और वॉल्यूम क्या है, उस पर काफी एडवर्स इंपैक्ट पड़ा था। डायरेक्शन की बात करें और वॉल्यूम की बात करें तो देखो, पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखो, हमने जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा और जो भी मैंने आंसर क्रिएट किया है वो एनसीईआरटी के अनुसार ही क्रिएट किया है, मैंने कुछ अलग से पॉइंट ऐड नहीं किया। तो अगर आपसे पेपर में पूछे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आप लिख के आना कि आजादी के समय जो हमारा व्यापार का वॉल्यूम था वो वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा था। पहली बात तो ये कि इंडिया का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था, जो व्यापार का आकार था, वो लगातार बढ़ता जा रहा था डे बाय डे, और अधिक व्यापार और अधिक कच्चा माल और अधिक फिनिश गुड्स का व्यापार हो रहा था। इसमें ये लिख के आना है। फिर आप उसमें बोलेंगे कि हम, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा एक्सपोर्ट क्या था, काफी ज्यादा, इंपोर्ट क्या था, काफी कम। ये आपको पता है कि हमारा व्यापार इतना बढ़ चुका था कि हम एक्सपोर्ट काफी ज्यादा करते थे और हमारा इंपोर्ट काफी कम होता था, और इंडिया को एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, व्यापार में फायदा होता था। ये सारी बातें वॉल्यूम की हो रही है। और आप अपने आंसर को बड़ा करने के लिए लिख सकते हो कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था वो वीट का, राइस का, शुगर का, प्रीशियस स्टोन आदि का हम एक्सपोर्ट करते थे, जबकि वुल का, ऊन का, स्टील का, पीएल्स का, कॉपर का, पेपर का, परफ्यूम का, कॉटन के कपड़े, वुल के कपड़े, हम इन सब का इंपोर्ट करते थे। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में आप ये बात लिख के आओगे। और बात करें किसकी, डायरेक्शन की, तो देश तो आपको पता ही है, इंडिया 4 देश के साथ व्यापार करता था। कि इंडिया में क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, आपको पता है, मोनोपोली स्थापित कर ली थी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रिटेन सरकार अपने अकॉर्डिंग ही चलाएगी। जैसे कि 50% से अधिक व्यापार तो हमारा किसके साथ था, रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, कि हम 50% से अधिक व्यापार तो ब्रिटेन के साथ ही करेंगे। तो देखो, आपको एक देश मिल गया कि बात किसकी थी, डायरेक्शन की, तो ब्रिटेन के साथ व्यापार होगा। और बाकी बचा व्यापार, आपको याद होगा, हम कुछ अदर कंट्रीज के साथ करेंगे, जैसे कि चाइना, सिलोन मतलब श्रीलंका, और पर्शिया मतलब ईरान, कि बाकी बचा व्यापार हम इन 3 देश के साथ करेंगे। तो बात किसकी हो गई, डायरेक्शन की, कि किन किन दिशाओं में व्यापार किया जाएगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लेता है, तो आप इतना एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है जी, यहां तक मामला सॉर्टेड है, होपफुली सॉर्टेड है। तो डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड कुछ नया नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ये टॉपिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस आपने उसी को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। यहाँ पे आपने कुछ नया नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ये भी हो गया। अब ट्रेड थ्रू सुएज कैनाल, इसका हमारा आखिरी टॉपिक है। फिर हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। अब देखो, ट्रेड थ्रू सुएज कैनाल क्या है, जरा पहले समझो यहां से, फिर मैं इसको तरीके से एक बड़ी सी स्क्रीन पे समझाऊंगा। देखो भाई, देखो ये हमारा बच्चों इस साइड इंडिया है और ये हमारा इस साइड लंदन है। पहले क्या था, चलो काम करो ना, हम सीधे इसको समझते बड़ी स्क्रीन पे। देखो भाई, ये आपके सामने मैंने गूगल मैप खोल रखा है। ठीक है, ये है मेरा भारत महान, भारत माता की जय, ये है मेरा इंडिया। और यहां पर अगर आप देख पाएंगे, यहां पे है यूनाइटेड किंगडम, यहां पे है लंदन। ठीक है, देखो ये रहा यूके और ये रहा बच्चों हमारा इंडिया। देखो बात क्या थी, बात ये थी, बात क्या थी, देखो भाई बात ये थी, थोड़ा छोटा नहीं हो पा रहा, और जरा समझो बेटा बात क्या थी। बात ये थी, ये रहा आपका यूके, ठीक है, और ये है हमारा इंडिया। पहले क्या था, जब व्यापार करते थे तो यूके को ऐसे समंदर के रास्ते से घूमते हुए, ये अफ्रीका है, अफ्रीका से घूमते हुए पूरे नीचे से ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आना पड़ता था, जो कि अपने आप में काफी लंबा, काफी लॉन्ग रास्ता पड़ता था। किसके लिए,
भाई इंडिया के लिए, सॉरी ब्रिटेन के लिए व्यापार करने के लिए। काफी टाइम जाता था, काफी पैसा भी लगता था, काफी समय बर्बाद होता था, काफी कॉस्ट आती थी। अंग्रेजों ने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता बनाने की ट्राई करी। उनके मन में आया कि एक काम करते हैं भाई, हम लोग जाएंगे ऐसे, हम जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे करते हुए हम जाएंगे। और जब यहां से अंग्रेज जाने लगे तो यहां पर भैया कोई संबंधी रास्ता नहीं था। यहाँ पर पूरी जगह थी, पहाड़ वहाड़ थे, सब कुछ प्लेन था। तो शिप यहाँ पर आके रुक गया। अगर यहाँ पे थोड़ी जगह होती शिप के निकलने की तो फिर यहाँ से शिप निकलता और ऐसे ऐसे करके इंडिया पहुंच जाते, जो कि एक शॉर्टकट है। देखो ये येलो लाइन आपको शो कर रही है एक लॉन्ग कट, ये ग्रीन लाइन आपको शो कर रही है शॉर्टकट। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने थोड़ी तोड़फोड़ करना शुरू किया कि यहाँ पे थोड़ी तोड़फोड़ करेंगे और तोड़फोड़ करके हम एक रास्ता बनाएंगे ताकि वहां से हमारा शिप आ सके। बिकॉज यहाँ पे पहले पूरा प्लेन था, तोड़फोड़ नहीं था। लेकिन अब अंग्रेजों ने 1869 में, इवन बता दूं मैं आप लोगों को, 1859 में तोड़फोड़ करना शुरू किया और 10 साल लग गए और 1869 में सुएज कैनाल बनके तैयार हुई। और इस सुएज कैनाल के माध्यम से अब अंग्रेज यहां से ऐसे आते थे। अब ये लॉन्ग कट अंग्रेजों ने बंद कर दिया और अब अंग्रेज इस शॉर्टकट के माध्यम से आते थे। तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं कि अंग्रेजों ने कैसे रास्ता बनाया। यहाँ पे लिखा हुआ है इजिप्ट। इजिप्ट के इलाके में एक जगह है सुएज, सुएज के एरिया में इस रास्ते को बनाया, इस कैनेल को बनाया, इस पानी के रास्ते को बनाया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसलिए इसका नाम पड़ा सुएज कैनाल। थोड़ा मैं आपको आइए जूम करके दिखाता हूं। देखो भाई, तो ये देखो इजिप्ट आ गया। थोड़ा और जूम करते हैं, ठीक है। यहां पर वो रास्ता है बच्चों, थोड़ा और जूम कर देखो, यहाँ पे लिखा आ गया सुएज। थोड़ा शायद वाईफाई स्लो इसलिए इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा। और जूम करते हैं, ये रहा सुएज। और देखो अंग्रेजों ने, यस देखो ये पूरा रास्ता, ये यहां से ये पूरा देखो, यहां तक तो पूरा समंदर था। अब अंग्रेजों ने ये जो लाइन दिख रही है, ये नदी है, ये यहां से तोड़फोड़ करना शुरू करी। यहां से अंग्रेजों ने यहां से तोड़फोड़ करना शुरू करी, ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा। और यहां से तोड़फोड़ करके सीधे एक ऐसा रास्ता बनाया। ये जो रास्ता जा रहा है पूरा, ये इतना लंबा बनाया, ये इतना लंबा रास्ता बनाया, ये इतना लंबा रास्ता बनाया और ऐसे करके वापस इसको समंदर में जोड़ दिया। देखो ये लिखा है सुएज, सुएज नाम की जगह है। यहाँ पर इस रास्ते को जो है बनाया गया, इसलिए इस रास्ते का नाम पड़ा क्या? इसलिए इस रास्ते का नाम पड़ा सुएज कैनाल। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा आप रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता तोड़ फोड़ करके हाथों से ही अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है और ये वापस समंदर में मिल गया। तो इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला गया सुएज कैनाल, ठीक है, जिसके माध्यम से अंग्रेजों का अब व्यापार करना काफी आसान हो गया था। बिकॉज अब जो अंग्रेज है वो ऐसे यहां से ऐसे 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 वापस समंदर में मिल जाएंगे और अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। तो बताओ क्या आपको सुएज कैनाल क्लियर है? अरे बोलो, क्या आपको सुएज कैनाल क्लियर है? तो होपफुली सुएज कैनाल क्या था आपको अच्छे से प्रैक्टिकली मैप पे देख के समझ में आ गया होगा। आइए एक बार उसको यहां से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है कि सुएज कैनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल का बच्चा मतलब होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया एक मैन मेड वाटरवे है। इसका निर्माण मनुष्य ने अपने ही हाथों से किया है, जो कि मेडिटेरियन सी मतलब नॉर्थ से रेड सी साउथ तक जाता है। बेटा ये होता है नॉर्थ और ये है नीचे वाला साउथ। तो ये जो आप देख पा रहे हो, हम नॉर्थ नीचे, बट नीचे को आ रहे हैं, नीचे को हम नीचे को तो आ रहे हैं, भले घूम घाम के आ रहे हैं, बट ऊपर से हम कहाँ पे आ रहे हैं? नीचे साइड आ रहे हैं। तो वही बोलते हैं नॉर्थ से साउथ तक जाने वाला एक रास्ता है। ये सुएज कैनाल हमारा आवश्यक क्यों है? तो ये आवश्यक क्यों है? तो 1869 में जब इसकी ओपनिंग हुई तो ब्रिटेन से इंडिया की तरफ गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन था उसकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट काफी कम हो गई। अब काफी सस्ते में अंग्रेजी वस्तु इंडिया के बाजार में पहुंच जाती थी।
स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है, ये बहुत ही आवश्यक है। बिकॉज अब केवल अंग्रेज नहीं, बाकी किसी कंट्री को भी अब इतना लंबा घूम के जाने की नीड नहीं पड़ती, अब यहां से ऐसे आराम से घूम के जाया जा सकता है। इसने हमारा समय बचाया, इसने हमारा पैसा बचाया और हमारी मेहनत को भी बचाया। दैट इज योर ट्रेड थ्रू सुएज कैनाल। समझ में आ गया? होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए, आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहां से रास्ता 11,600 किलोमीटर हो गया, जबकि अगर ऐसे घूम के आते थे तो 19,800 किलोमीटर, लगभग लगभग आप अगर देख पा रहे हो तो 8,000 किलोमीटर का अंतर आ गया, 8,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर से कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो पहला, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ क्या है, आप इसको समझाइए। तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ तो देखो हमने डिटेल में पढ़ रखा है, ये रहा, तो आप ये लिख के आएंगे पूरा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आजादी के समय इंडिया का वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या था? तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, आप ये लिख के आएंगे। भैया क्या इस टॉपिक से केवल 2 ही क्वेश्चन बनेंगे? नहीं बेटा, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, इस टॉपिक से आपके और भी अच्छे अच्छे अलग अलग अनेक सवाल बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमें कुछ एमसीक्यूज करने हैं, देन क्लास ओवर। चलो, तो पहले आप करेंगे फिर मैं कराऊंगा। पहला क्वेश्चन कीजिए। बोलता है, अंग्रेज जो एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, हमें जो एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, अंग्रेज उसका यूज कहां पे करते थे? तो टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंस इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप। यह सही बात है, अंग्रेजों ने जो ऑफिस बनाए थे उसकी पेमेंट में जाता था। हाँ जी। दूसरा, एक्सपेंसेस ऑन वॉर, अंग्रेज जो युद्ध लड़ते थे वहां पेमेंट करते थे। इनविजिबल आइटम के इंपोर्ट पर पेमेंट करते थे। तो ऑल ऑफ दीज, इन तीनों जगह हमारा पैसा खर्च होता था। क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिए। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडिया का मोर देन हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है? 50%। तो 50% से ज्यादा व्यापार किसके साथ था? भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के साथ था। ये मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए अगला, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के शासन के समय इंडिया के फॉरेन ट्रेड की स्थिति क्या थी? तो इंडिया कच्चे माल का एक्सपोर्टर था, हाँ ये तो था। सरप्लस ऑन एन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज स्पेंट ऑन वॉर एक्सपेंस, कि हमें जो भी फॉरेन ट्रेड में सरप्लस होता था उसको वॉर एक्सपेंस पर खर्च करते थे, हाँ ये भी करते थे। इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडस्ट्री, उनकी इंडस्ट्री में जो गुड्स बनती थी हम उसको इंपोर्ट करते थे, हाँ ये भी ठीक है भाई। तो आजादी के समय हम ये तीनों की तीनों ही इंडिया प्रॉब्लम फेस करता था। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2021-22 में ये क्वेश्चन आ रखा है, कीजिए जी। किया आप लोगों ने? बोलता है बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ध्यान से देखेंगे, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की बात की गई है जो अंग्रेज लाए थे। इफेक्टिव पॉलिसी तो अंग्रेज कोई लेके नहीं आए थे। क्या अंग्रेज भारत के लिए कोई इफेक्टिव पॉलिसी लेके आएंगे? कोई अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे? नहीं। क्या उनकी इस पॉलिसी से हमारा जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसका जो स्ट्रक्चर था, कॉम्पोजिशन था, वॉल्यूम था, क्या उस पर फेवरेबल मतलब होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा? नहीं। अंग्रेजों की ना तो कोई इफेक्टिव पॉलिसी थी और ना ही कोई फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ा, तो ऑप्शन भी तो नहीं होगा। लिबरल पॉलिसी, ये भी कोई पॉलिसी नहीं थी। लिबरल पॉलिसी का मतलब होता है वो पॉलिसी जिससे थोड़ी हमें फ्रीडम मिले। क्या अंग्रेजों की पॉलिसी लिबरल थी, फ्रीडम वाली थी? नहीं। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। यहां भी क्या है? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, यहां भी क्या है? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। लेकिन देखो यहां बोलता है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ने फेवरेबल इफेक्ट किया, ये तो गलत है। अंग्रेजों की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ने हमारे फेवर में हमें फेवरेबली इफेक्ट नहीं किया था, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो ये भी गलत हो गई। अंग्रेजों की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में हमें केवल एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला, हमें केवल बुरे परिणाम देखने को मिले। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप कीजिए। सीबीएसई कभी कभार प्रैक्टिस पेपर इशू करती है, तो सीबीएसई ने अपने प्रैक्टिस पेपर में इस क्वेश्चन को लिखा था। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या लिखा है? इन द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, गांधी जी ने भारत में स्वदेशी आंदोलन को अपनाया था, जिसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। ये क्यों अपनाया था? ताकि हम विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट करें, हम अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करें और हम भारत की ही वस्तु को प्रमोट करें। बिकॉज जब विदेशी वस्तु का बॉयकॉट करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, तो अंग्रेजी वस्तु की डिमांड कम होगी, अंग्रेजों को यहाँ पे लॉस होगा और वो अपनी वस्तु इंडिया में नहीं बेचेंगे। तो इसके लिए 1905 में स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया, जहाँ पे इंडियन स्टार्टेड डिचिंग, डिचिंग मतलब होता है धोखा देना या बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना। इंडिया ने अब अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार शुरू कर दिया था और अब इंडियन गुड्स को हम खरीद रहे थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द लाइकली इंपैक्ट ऑफ द मूवमेंट? तो ये जो आंदोलन हुआ, इससे क्या प्रभाव, क्या परिणाम देखने को मिले होंगे, जरा बताइए। राइस इन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया में कच्चे माल का इंपोर्ट बढ़ गया हो। गलत। इंडिया कच्चा माल बाहर से क्यों इंपोर्ट करेगा? अरे इंडिया में तो खुद इतना कच्चा माल उगता है, तो कच्चे माल का इंपोर्ट बढ़ गया होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। फॉल इन इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से हम जो इंपोर्ट करते थे वो घट गया होगा। यस, ये सही है, बिकॉज अब हम अपनी ही वस्तु को यूज करेंगे, तो ब्रिटेन तो हम जो पहले इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट कम हो गया होगा, तो ये तो हो सकता है। राइस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, इंडिया में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। यस, ये भी सही है, बिकॉज अब हम अपनी वस्तु खरीद रहे थे, अपनी वस्तु की डिमांड कर रहे थे, तो अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ गया होगा। राइस इन एक्सपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ बढ़ गया होगा। इस मूवमेंट से एक्सपोर्ट टैरिफ नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट टैरिफ तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था भाई पहले से। एक्सपोर्ट टैरिफ तो ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ था, हम कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे टैरिफ देना पड़ेगा। तो इस मूवमेंट के बाद से थोड़ी बढ़ गया होगा, तो ये तो पहले से ही था। बोलते हैं इस मूवमेंट से क्या प्रभाव पड़ा, तो दो प्रभाव पड़े, क्यू एंड आर, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। सुएज कैनाल कब ओपन हुई? 1869 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रीजन एंड असर्शन, अपने आप कीजिए। क्वेश्चन 7 कहता है, अदर्शन कहता है, क्या बोलता है जी? द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुएज कैनाल इंटेंसिफाइड का बच्चों मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। ये मैंने लाइन आपकी जो लाइन दोनों है इसको एनसीईआरटी बुक में से चुराया है। बोलता है कि सुएज कैनाल के स्थापित होने से जो ब्रिटेन का कंट्रोल था भारत के फॉरेन ट्रेड पे, वो इंटेंसिफाइड हो गया था, वो बढ़ गया था। तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका रीजन क्यों बढ़ गया था भाई? बिकॉज अब यूरोपियंस को, मतलब इनका ब्रिटेन ही है, मतलब अब यूरोपियंस को या फिर इन ब्रिटेनियों को अब अफ्रीका की तरफ से ट्रैवल करने की नीड नहीं थी। अब वो जल्द जल्द बीच में से आ रहे थे। भाई पहले क्या था, आप देखो पहले क्या था जी, पहले ऐसे अफ्रीका की तरफ से घूम के आना पड़ता था, लेकिन नहीं, अब तो जो है वो ऐसे यहाँ बीच में से घूम के आ रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो व्यापार है अब और ज्यादा बढ़ गया था। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। बोलता है इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इट मींस रॉ मटेरियल, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स, जो ब्रिटेन में बनती थी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंडिया कच्चे माल का एक्सपोर्ट करता था और ब्रिटेन की बनी वस्तु का इंपोर्ट करता था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन इसका रीजन ऐसा क्यों? बिकॉज अंग्रेजों ने जो अपनी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपनाई थी, उस रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ने हमें काफी एडवर्सली अफेक्ट किया था। हमारे फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम सब बदल गया था, और इसी के चलते इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है कि अंग्रेजों की इन्हीं पॉलिसी की वजह से हम कच्चे माल के एक्सपोर्टर एंड फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बन गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन किसका है? रीजन और रचन का, अपने आप पढ़ो।
इसको भी मैंने जो एनसीईआरटी में से निकाला है। ये बोलता है द सोल पर्पस, सोल मीन्स इकलौता, कि अंग्रेजों का जो इकलौता पर्पस था वो बस ये था कि इंडिया के लेवल को घटाए, रिड्यूस करे, और इंडिया के लेवल को घटाकर उसे केवल क्या बना दे, बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर, कि इंडिया केवल कुछ नहीं करेगा, कच्चे माल की सप्लाई करेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अंग्रेज चाहते थे इंडिया का लेवल घटे और इंडिया अब इंडस्ट्री बंद करके केवल कच्चे माल की सप्लाई करे, इंडिया केवल रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट इसका रीजन, ऐसा अंग्रेज क्यों चाहते थे? द इंटेंशन वॉज, अंग्रेजों की इंटेंशन थी कि वो इंडिया के स्टेटस को, बेटा मेयर का मतलब होता है ओनली, कि वो इंडिया के स्टेटस को केवल क्या बना दे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडिया केवल कच्चे माल को एक्सपोर्ट करे। क्यों? बिकॉज ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री आने वाली थी, जो इंडस्ट्री आ रही थी, उसके लिए क्या चाहिए था, कच्चा माल, और वो कहां से मिलेगा, इंडिया से मिलेगा। तो वो इंडिया को, उनकी इंटेंशन क्या थी, वो इंडिया को अपनी ब्रिटेन के लिए, अपने ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया से कच्चा माल चाहते थे। इसलिए वो इंडिया को केवल कच्चे माल का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे, और इसी के साथ साथ बदले में, वो इंडिया को एक स्प्रॉलिंग मतलब खिलता, एक काफी खिलता बाजार बनाना चाहते थे। किसका? फिनिश गुड्स का। कौन सी फिनिश गुड्स? जो अंग्रेजों की ही इंडस्ट्री में बनती थी, कि हम जो कच्चा माल बेचेंगे अंग्रेज की इंडस्ट्री में जाएगी और वही अंग्रेजी वस्तु इंडिया में आके सोल्ड आउट होगी। तो यस, अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया एक बाजार बन जाए, किसका? अंग्रेजी वस्तुओं का। ताकि इससे क्या होगा, ताकि अंग्रेजों का जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार है, वो होता रहेगा, अंग्रेजों का जो विकास है होता रहेगा, उनकी होम कंट्री इंग्लैंड को मैक्सिमम फायदा मिलता रहेगा। तो इसी चीज की वजह से अंग्रेज चाहते थे इंडिया केवल क्या बन जाए, कच्चे माल का सप्लायर। तो स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए इज द आंसर। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट मैंने सारी की सारी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में से उठाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों के शासन के दौरान जो हमारा विदेशी व्यापार था वो अनफेवरेबल था। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का बच्चों मतलब फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। अनफेवरेबल का मतलब है हम लॉस में थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं भाई, अंग्रेजों के शासन के टाइम पे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था, मतलब प्रॉफिट में था, हम लॉस में नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स हो गई कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल था, लॉस में था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है भाई, प्रॉफिट में था। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? देयर वॉज अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अंग्रेजों के शासन के समय हमें काफी ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट में फायदा होता था। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी है ना भाई? ओह 11 भी है, ओह 12 भी है, ओह सॉरी। अभी आपको बेटा 10वां क्वेश्चन 11, 12 दो और करना है। चलो, अजर्शन है, अपना आप पढ़ो। बोलता है कि अंग्रेजी सरकार ने हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल स्थापित कर लिया था, कि अंग्रेज जो है अपने अकॉर्डिंग इंडिया के विदेशी व्यापार को कंट्रोल करेंगे। क्या बात सही है? हाँ। रीजन क्यों? क्योंकि जब से सुएज कैनाल की ओपनिंग हुई थी, एक मिनट, द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल डिड नॉट एक्ट एज अ डिटरमिनेंट इन प्रमोटिंग ट्रेड विद ब्रिटेन। बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये बोलता है कि सुएज कैनाल डिड नॉट, नॉट लिखा है, नॉट एक्ट एज अ डिटरमिनेंट का मतलब होता है डिटरमाइन करने वाला। तो बोलता है कि इंडिया का ब्रिटेन के साथ व्यापार कैसे होगा, तो इसको प्रमोट करने के लिए सुएज कैनाल ने कोई भी योगदान नहीं दिया। तो बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सॉरी, सुएज कैनाल का एक बहुत अच्छा योगदान था, बिकॉज सुएज कैनाल के ओपन होने से ही इंडिया और ब्रिटेन का व्यापार बढ़ा था। और क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, सुएज कैनाल के ओपन होने से इंडिया और ब्रिटेन के व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने डिटरमिनेंट की तरह, मतलब उसने किसी फैक्टर की तरह कोई एक्ट नहीं किया। नहीं भाई, सुएज कैनाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था इंडिया और ब्रिटेन के बीच व्यापार करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
तो assertion is true, reason is false, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि इंडिया का आधे से ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन तक सीमित था, बाकी बचा व्यापार हम कुछ और देश के साथ करते थे। ये ट्रू है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1769, तो गलत हो गया, 1869 सही समय, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गई। और आगे देखो, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाइना भी गलत था, इंडिया और ब्रिटेन था, तो स्टेटमेंट 2 हमारी फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन सीबीएसई 21-22 के पेपर में आया था, बताओ कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है इंडिया के फॉरेन ट्रेड के कंटेक्स्ट में। तो इंडिया कच्चे माल का एक्सपोर्टर था, ये तो ट्रू है। हमें ट्रेड अकाउंट में विदेशी व्यापार में सरप्लस होता था, भाई ये भी ट्रू है। हम फिनिश गुड्स के इंपोर्टर थे, भाई ये भी ट्रू है। हम ब्रिटेन से जेम्स हीरे मोती इंपोर्ट करते थे, भाई ये फॉल्स है। अरे बल्कि ब्रिटेन तो हमारे पास से, भारत के पास से हीरे मोती, ये प्रीशियस स्टोन ले गए थे, हम वहां से इंपोर्ट नहीं करते थे। समझ में आ गया? तो आखिरी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। फॉरेन ट्रेड का लेक्चर था जिसको मैंने काफी अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखो थ्योरी है, कहने को तो थ्योरी बहुत से जो टीचर है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं और जल्दी थ्योरी खत्म कर देते हैं, बट मैं थ्योरी काफी डिटेल में, काफी आराम से, पिक्चर्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ और ऐसे क्वेश्चंस के साथ पढ़ाता हूं, ताकि एक बार पढ़ो, भले ही लेंथी पढ़ो, लेकिन एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर।